तो इन सेशंस का उद्देश्य यही होगा कि हमारी अपनी स्पष्टता बन जाए और हम साथी टीचर्स की भी फिर मदद कर पाएंगे। स्वागत है सभी साथियों का। और जैसा कि आपको पता ही है, हमारी हैप्पीनेस की जो क्लास है उसकी शुरुआत माइंडफुलनेस से ही होती है और हैप्पीनेस क्लास का समापन भी माइंडफुलनेस से होता है। जो शुरुआत माइंडफुलनेस से करते हैं उसको माइंडफुल चेक इन कहते हैं। वो जरूरी नहीं कि हमें वो नाम याद रहे कि माइंडफुल चेक इन, कोई जरूरत नहीं, हम इतना भी याद कर सकते हैं, रख सकते हैं कि माइंडफुलनेस से क्लास की शुरुआत होती है। थोड़ा सा फिर भी मैं रिलेट कर देता हूँ। जब भी हम कहीं एंट्री लेते हैं, एयरपोर्ट हो, होटल हो, तो हम चेक इन करते ही हैं, और जब वहाँ एग्जिट करते हैं तो चेकआउट करते ही हैं। तो ऐसे ही हैप्पीनेस की क्लास में भी हम माइंडफुल चेक इन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले से कोई काम कर रहे होते हैं, बिजी होते हैं, विचार कुछ और चल रहे होते हैं, तो हम क्या चाह रहे हैं, अभी हमारा जो ध्यान है वो पहले के कामों से हटकर अब यहाँ पर आ जाए, और जिस क्लास पे हम कुछ गंभीर चर्चाएं करेंगे वहां ध्यान हमारा बना रहे। इसके लिए हम दूसरे कामों से ध्यान हटाकर अब प्रेजेंट में अपने ध्यान को ले आते हैं। ये चेक इन हो गया माइंडफुल। इससे हम क्लास के लिए तैयार हो जाते हैं यदि उसमें कहें तो। और आखिर में क्या करते हैं, हम साइलेंट चेकआउट करते हैं। यानी पूरी कक्षा के दौरान जो जो बातें हुई हैं उनमें से कुछ बातों पे हमारा ध्यान गया ही होता है, कुछ बातें छूट जाती हैं। तो ऐसी जो हाइलाइट्स होते हैं उनको हम चुपचाप बिना कुछ बोले उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, तो वो ठीक से हमारी मेमोरी में रजिस्टर हो जाती है वो बातें। तो हम 1 मिनट के लिए आखिर में साइलेंट चेकआउट करते हैं। साइलेंट चेकआउट का मतलब ही है कि हम उसमें कोई निर्देश नहीं देते हैं, और 1 मिनट तक जो भी बातचीत होती है उनमें किन बातों पे ध्यान गया होता है उन पर रिकॉल करते हैं। बस यही है साइलेंट चेकआउट, या मोटे रूप में कहें माइंडफुलनेस से ही क्लास का समापन करते हैं। कक्षा की जब शुरुआत करते हैं हम माइंडफुलनेस से, जिसको हम माइंडफुल चेक इन कह रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कि पहली कक्षा से लेकर चौथी कक्षा तक के लिए छोटे बच्चों के लिए चेक इन की अलग गतिविधि है, वो हम कल करा लेंगे। और बड़े बच्चे 5वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए अलग है, तो वही आज हम उसी से शुरुआत करेंगे। तो मैं थोड़ा सा ये ध्यान दिलाना चाहूंगा, पिछले कुछ सेशंस को ऑब्जर्व किया, उसमें देखा गया है कि हम जिस रूप में हैंडबुक में अपेक्षा की गई है वैसा न होकर कुछ और चीजें जुड़ जाती हैं, तो वो पर्पज कुछ डेविएट हो जाता है। तो मैं थोड़ा ध्यान दिला दूं साथियों का, इसमें कोई ज्यादा फॉर्मल वो नहीं है। इसमें समय की जो अवधि रखी गई है वो शुरुआत में 1 मिनट से शुरू कर सकते हैं, आगे धीरे धीरे बच्चों का जैसे जैसे अभ्यास होता है हम 2 से 3 मिनट तक अवधि को बढ़ा सकते हैं। करते क्या है, हम आराम से बैठते हैं और अपना ध्यान अपने वातावरण से आ रही आवाजों पे ध्यान देते हैं, बस इतना शुरुआत के 15-20 सेकंड। उसके बाद हम अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर देते हैं, लगभग 1 मिनट के आसपास। तो ये पूरा 1 मिनट से 1.5 मिनट का होता है। ये बस इतना सा काम है, क्योंकि मन जो होता है, वो ध्यान जो होता है ना, वो तुरंत आवाजों पे जाता ही है, तो हम पहले से ही उसे आवाजों पे ले जाते हैं ताकि पता चले कि वातावरण में किस तरह की आवाजें हैं, और फिर हम श्वासों पे। तो सारा ध्यान श्वासों पे आता है, तो कुछ देर में जो विचार में कुछ चल रहा होता है वो कुछ शांत होता है, और हमारा जो है क्लास के लिए तैयारी हो जाती है। तो आज हम माइंडफुल चेक इन 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए जो रखी है उसी से करते हैं। और आप भी अपने सेशंस में साथियों को ऐसे ही कराएं। इसमें 1-2 बात ध्यान रखेंगे हम, कुछ बीच में 1-2 इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम, ताकि ध्यान कई बार कहीं और चला जाता है तो वापस आ जाए। तो आप देखेंगे कैसे।
तो सभी साथी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। बस इतना निवेदन है कि आरामदायक स्थिति कोई खास मुद्रा नहीं है जी, ऐसे बैठिए, ऐसे करिए। जिसके लिए जो है, अपनी तरफ से ये नहीं कहना है कि ये इस तरह से आप बैठेंगे। आरामदायक सबका अपना है। दूसरा इतना जरूर है कि यदि कमर सीधी और कंधे ढीले हों तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और आंखें यदि बंद कर सकते हैं तो और भी बढ़िया है। फिर भी किसी को आंखें बंद करने में थोड़ा असहज महसूस हो तो वो नीचे की ओर देख सकते हैं। तो सभी साथी आरामदायक स्थिति में बैठेंगे, कमर सीधी और कंधे ढीले रखेंगे और हल्के से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। यदि आंखें बंद करने में असहज महसूस करें तो नीचे की ओर देख सकते हैं और एक दो गहरा श्वास लेंगे और अपना ध्यान अपने आसपास आ रही आवाजों पर देंगे। ध्यान दें, कुछ आवाजें लगातार आ रही होंगी, कुछ रुक रुक कर। कुछ आवाजें पास से आ रही होंगी, कुछ दूर से। अब अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर ले आए। श्वासों को बिना किसी बदलाव के महसूस करें। महसूस करें श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, बिना बदलाव के देखें। ध्यान दें कि श्वासें धीरे धीरे चल रही हैं या तेज। यदि ध्यान विचारों में खो जाए तो फिर से श्वासों पर ले आए।
अब आप अपनी बैठने की स्थिति के प्रति सजग हो जाएं। और जब भी अच्छा महसूस हो आप आंखें खोल सकते हैं। जी, आप आंखें खोल सकते हैं। तो हर हैप्पीनेस की क्लास इसी तरह हम माइंडफुल चेक इन से यानी माइंडफुलनेस से शुरुआत करते हैं। इसके बाद किसी तरह के हम प्रेशर नहीं करते हैं चेक इन के बाद। बस इसमें एक तो और ध्यान दिलाऊंगा साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि इसमें ये उलझने की बात नहीं है कि जी पहले क्या बोले फिर क्या बोले ना। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि पहले कुछ 20-25 सेकंड आवाजों पर ध्यान के लिए साथियों से निवेदन करते हैं। बीच में 1-2 बार ध्यान दिलाने के लिए बोल देते हैं कि ध्यान दें कि आवाजें पास से आ रही हैं कि दूर। इसलिए होता है कि शुरुआत में ध्यान बहुत जल्दी ही विचारों में खो जाता है। इसलिए बीच में 1-2 बार, इसलिए इसको गाइडेड माइंडफुलनेस कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे-जैसे ये अभ्यास हो जाता है कुछ महीनों का, बाद में फिर ये बीच में ज़रूरी भी नहीं होता है, लेकिन शुरुआती समय में ये ज़रूरी होता है, नहीं तो ध्यान बहुत जल्दी खो जाता है। ऐसे ही फिर आते-जाते श्वासों पे ध्यान देने के लिए निवेदन करते हैं। उसमें भी आप थोड़ा-सा 15-20 सेकंड का गैप देंगे, है ना? मन ही मन में काउंट भी कर सकते हो आप। फिर 1-2 बार ध्यान दिलाते हैं कि देखें श्वास धीमे चल रही है या तेज। फिर 15-20 सेकंड चुप रहते हैं ताकि ध्यान टिक पाए। फिर निवेदन कर सकते हैं कि यदि ध्यान विचारों में उलझ जाए तो फिर से श्वासों पे ले आए। ऐसा बीच में 1-2 बार ही बोलते हैं। अ, वो सारा है मैनुअल में भी लिखा है। फिर भी कहीं लगता है कि यार कुछ अटपटा सा लग रहा है तो इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है। एक बार आवाज़ों पे 15-20 सेकंड और फिर आते-जाते श्वासों को महसूस करें। इतना भी बोल सकते हैं, 1 मिनट का हम ध्यान देने के लिए निवेदन करेंगे। इसमें कई बार ये देखने में आया कि साथी बीच में लगातार कमेंट्री की तरह बोलते ही रहते हैं, तो साथी कहते हैं जी ध्यान को तो टिकने ही नहीं देते हैं। अभी आते-जाते श्वासों पे ध्यान ले आएँ, देखें कि पा ध्यान श्वास धीरे चल रहा है कि तेज, देखें कौन-सी नाक से तेज चल रहा है, देखें ठंडा है कि गरम। विचारों पे ध्यान गया तो फिर आप साँसों पे ले आए, पूरा ध्यान साँसों पे। अब बताओ इतना लगातार जब बोलेगा तो वो जो ध्यान देने का निवेदन कर रहे हैं वो कब कर पाएँगे? इसलिए बीच में 15-20 सेकंड का गैप ज़रूर हो। वो मन ही मन में काउंट कर सकते हो और ज़्यादा बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 बार 1 बार या 2 बार आप ज़रूर फिर से ध्यान आकर्षण के लिए निवेदन कर सकते हैं। कम से कम 1.5 से 2 मिनट कराएँगे। कई बार देखा कि 40-30 सेकंड में ही पूरा हो जाता है, तब तक तो ध्यान हमारा टिक नहीं पाता है, तब तक माइंडफुलनेस पूरा हो लेता है, तो वो फ़ायदा नहीं दिखता है। तो ज़रूर आप अ, 1.5 से 2 मिनट की अवधि में आप कराएँ। आप साथियों से जब चर्चा करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके साथ दूसरी पीपीटी शेयर होगी जिसमें हैप्पीनेस टीचर्स लिखा होगा। तो इसमें ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत नहीं है, इस स्लाइड पर सिर्फ 2-3 बात हम बता देंगे कि हैप्पीनेस करिकुलम का पर्सपेक्टिव क्या है, हैप्पीनेस करिकुलम का फ्रेमवर्क क्या है, इसके बारे में इसमें थोड़ी चर्चा आगे होगी कि हैप्पीनेस करिकुलम है, उसमें हैप्पीनेस क्या चीज़ है और वो कैसे हैप्पीनेस को हम समझकर बच्चों तक कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उनका अभ्यास कराएँगे, इसकी समझ बनना ही हैप्पीनेस का पर्सपेक्टिव है। और उसके लिए एक बुकलेट बनाई गई है जिसमें पूरे ये गाइडलाइन है कि हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी पेडागोजी क्या है। वो एक फ्रेमवर्क, तो वो एडुडेल की साइट पर है, ये आपको लास्ट में लिंक भी देंगे। आप खुद भी पढ़ें, साथियों से भी निवेदन करें और मुख्य ये तो समझ बनेगी ही हैप्पीनेस करिकुलम क्या है और उसका फ्रेमवर्क क्या है, साथ में इसका कंटेंट क्या है, पेडागोजी क्या है। तो उस पे हम चर्चा करेंगे इन सेशंस में
तीसरा ये भी है कि आगे आप अपने साथी टीचर्स को ये चीजें ठीक से कम्युनिकेट कर पाए, हैप्पीनेस क्या है और इसका कंटेंट क्या है और इसका पेडागोजीज यानी टूल क्या है। तो हमारे अविनाश भाई बड़े अच्छे 3 शब्द यूज करते हैं, इंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है और अप्रोच क्या है। इसको 3 शब्दों में कहते हैं कि व्हाई, व्हाट, हाउ, क्यों, क्या, कैसे। तो इसकी स्पष्टता बनेगी। और फिर ऐसे सेशंस का एक पर्पस ये भी है कि आप और हम एक दूसरे से परिचित हो पाए, कनेक्ट हो पाए, आगे साथियों से कनेक्ट हो पाए। ये एक टाइम ब्रेकअप है कि कितने समय हमें क्या क्या चीजें रखनी है, ये अपनी तैयारी के लिए। तो साथियों के साथ इस पे ज्यादा गहरी चर्चा की जरूरत नहीं है। तो कुछ स्लाइड्स आप स्किप करते जाएंगे थोड़ा टच करके, और यहाँ से हम देखेंगे कि शुरुआत में ये पिक्चर बनी है हैप्पीनेस करिकुलम की, ये बुकलेट है, फ्रेमवर्क है। इसमें पूरा विस्तार से हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट, पेडागोजीज और जो भी है वो इसमें दिया गया है, ये फ्रेमवर्क है। तो ये आप पीडीएफ इसकी लास्ट में शेयर होगी, आप जरूर एक बार कभी समय निकाल के देखेंगे और साथियों को भी बताएंगे कि वो इसको जरूर पढ़े। यहाँ से हम फिर साथियों से बात करेंगे। इसमें एक ध्यान रखेंगे कि शुरुआत में हम साथियों को मौका देंगे कि उनका इस बात पे क्या मानना है, वो कैसा सोचते हैं, और फिर थोड़ा सा फिर आगे हम बढ़ेंगे कि हैप्पीनेस करिकुलम में इस बात को कैसे देखा गया। ऐसा नहीं कि खोलते देखो जी हैप्पीनेस क्या है, देखो साथियों आपको मैं बताता हूँ हैप्पीनेस क्या है। हम क्या करते हैं कि हमें ही उसको बता दिया। तो इससे क्या कि फैसिलिटेशन स्किल जो होती है वो, इसमें माना गया कि हम पहले जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कुछ निकलवाएं, उनके आइडियाज लें और फिर अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ना हो वो आखिर में हम जोड़ सकते हैं। इस तरह से इंटरेक्टिव सेशंस ये होंगे तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो आप साथियों से पूछेंगे, देखो साथियों, हैप्पीनेस ए फंडामेंटल डिजायर, ये हम सबकी एक मूलभूत इच्छा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। व्हाट आर आवर नोशंस ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को लेकर हमारे कुछ नोशंस मैंने धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं। तो आज हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है, हाउ टू अचीव इट, और इस खुशी को कैसे अचीव करें। इस पे हम सबकी अलग अलग कुछ मान्यताएं हैं या एक जैसी हैं, यह भी देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं व्हाट इज हैप्पीनेस से ही। तो कुछ साथी जो है बताएंगे कि आपकी नजर में खुशी क्या चीज है। तो अच्छा तो होगा कि आप यदि हैंड रेज करके और बात रखेंगे तो और बढ़िया रहेगा। और नहीं तो कोई भी साथी हैंड आप अपने बोल करके अपनी बात रख सकते कि आपकी नजर में खुशी क्या चीज है, किस चीज को आप खुशी मानते हैं। तो जरूर रखें, किसी भी साथी को जितना भी लगता है कि मेरी नजर में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही खुशी है। जी, आत्म संतुष्टि खुशी है। आत्म संतुष्टि खुशी है जी। और भी कोई साथी, कुछ साथी चाहे तो चैट में भी लिख सकते हैं, एक शब्द है या एक फ्रेज है, एक सेंटेंस जैसा भी। जी सर, मैं इस खुशी की कोई सटीक परिभाषा या ये बता दें कि इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो मेरे अपने मतानुसार हैप्पीनेस को या खुशी को एक निश्चित परिभाषा में बांधना इस विषय के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए हम जानने का प्रयास करेंगे कि भाई मतलब खुशी हमें किन किन तरीकों से, किन किन माध्यमों से मिलती है। जैसे मान लो आपने पूछा कि भाई अगर एक निश्चित परिभाषा में बांधे तो एक छोटे से बच्चे को खुशी, तो उसको अच्छा भोजन मिल जाए उसमें भी खुशी मिल जाती है। उसको बच्चे की इच्छा अनुसार अगर मैगी मिल गई तो उसमें भी खुशी मिल जाती है। तो इस तरह से एक सटीक परिभाषा में बांधना तो इसके साथ नाइंसाफी है। और हम और आप अगर अपने लेवल पर बात करें तो हमारी इच्छाएं अनंत है और उन इच्छाओं की पूर्ति, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम प्रयासरत रहते हैं, तो हम उस खुशी को भी खुशी कहेंगे। तो मेरे मतानुसार तो खुशी को सटीक परिभाषा में बांधना इस विषय के साथ नाइंसाफी है। और
ये देश काल और परिस्थिति और अवस्था के अनुसार इसके एस्पेक्ट्स अलग अलग होते हैं, शायद जी मेरे मत ये हैं सर। जी। शुक्रिया अनुपाल सर। तो जी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और मिलकर के हम एक्सप्लोर करते हैं। खुशी के हमारे सबके जो स्रोत हैं वो जैसा कि अनुपाल सर कह रहे हैं कि सबके लिए अलग अलग ही है निश्चित रूप से। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं कि फूड है ना, म्यूजिक, फिल्म, स्पोर्ट्स, स्टडी या कोई गोल अपना पा लेना, किसी किसी के लिए सोना भी खुशी है, किसी की अपनी मान्यताएं, किसी के लिए अपनी सोच। तो हम देखते हैं कि खुशी के सोर्स अलग अलग है। अब एक और प्रश्न बनता है यहाँ, इज हैप्पीनेस सोर्स, इज हैप्पीनेस ए इनर स्टेट? तो खुशी जो है वो एक, ये जो अलग अलग स्रोत आ रहे हैं ये सोर्स है या एक कोई इनर स्टेट है? तो हम साथियों से एक निवेदन करेंगे कि आप जल्दी से चैट बॉक्स का यूज करेंगे और जिन साथियों का मानना है किसी साथी का माइक अनम्यूट रह गया तो उनसे निवेदन है कि प्लीज वो म्यूट कर ले। तो आप चैट बॉक्स का यूज करेंगे। जिनका मानना है कि खुशी तो अलग अलग सोर्स है, यही खुशी है, उनका मानना है वो एस लिख देंगे। किसी का मानना है कि नहीं, सोर्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन खुशी तो इनर स्टेट है, वो आई लिख देंगे। तो सुमेर भाई जी तो कुछ साथियों ने अपनी शेयरिंग की है। तो सुरेंद्र सिंह जी ने कहा है स्टेट ऑफ माइंड, विनय कुमार जी ने कहा है शेयरिंग इज हैप्पीनेस, रंजीत जी ने कहा है संतुष्टि, केयरिंग फॉर अदर्स, अदिति जी ने कहा है अंडरस्टैंडिंग अदर्स, संतुष्टि, अमर सिंह जी ने कहा है, सोनू कुमार जी का कहना है आंतरिक संतोष, और इनर स्टेट का है मनीषा गोयल जी ने। तो और फिर यस के आंसर आ रहे हैं। बढ़िया, तो सभी साथियों का शुक्रिया। हम देख पा रहे हैं कि सबके खुशी के अपने नोशंस अलग अलग हैं, कुछ समान भी हैं, कुछ में भेद भी देख पा रहे हैं। अब हम ये देखना की कोशिश करते हैं कि हैप्पीनेस कैरिकुलम में हैप्पीनेस को किस रूप में देखा गया है, उसको थोड़ा आप देखना चाहेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये बात तो हमारी हो ही गई कि खुशी के सोर्स अलग अलग हैं लेकिन हमारी ये स्टेट एक ही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ एक और शब्द आता है, मीडियम एंड गोल। सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस मैनी, ये हम सब सहमत ही हैं। डिफरेंट फॉर एवरीवन, सबके लिए अलग अलग होते हैं वो सोर्सेज, इनको हम मीडियम कह ही रहे हैं। हैप्पीनेस एज एन इनर स्टेट, एवरीवन्स डिजायर। हैप्पीनेस एक हमारी आंतरिक स्थिति है, मन स्थिति है, सबकी एक डिजायर है और ये सबके लिए गोल है। तो यहाँ से हमारा ध्यान जा रहा है, यहाँ थोड़ी सी और स्पष्टता के लिए आप चर्चा साथियों से समय रहते हैं तो आप कर सकते हो कि गोल और मीडियम में क्या अंतर है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं तो उसमें आप पूछ सकते हो कि इनमें से कोई गोल भी है या ये मीडियम है, वो जैसा आपको समय हो उसके अनुसार। तो यहाँ से अब देखने की कोशिश करते हैं कि हैप्पीनेस कैरिकुलम में हैप्पीनेस को कैसे देखा गया है। हैप्पीनेस एज एन इनर स्टेट, एक हमारी आंतरिक स्थिति है, उसको कई अलग अलग शब्दों से हम पहचानते हैं, जैसे रिलैक्सेशन, एंजॉयमेंट, हमारे अंदर की हार्मनी, विचार, इच्छा, कार्यों में, और हमारा बाहर की दुनिया में साथ हार्मनी, फैमिली, सोसाइटी, नेचर। या हम अपने विचारों में कभी उलझन नहीं होती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, तो भी हम उस स्थिति को महसूस करते ही हैं। कुछ साथियों ने कहा कि हमारे अंदर का एक सेटिस्फेक्शन है, मन की शांति है, संतुष्टि है। ये अलग अलग शब्दों से उस स्थिति को हम पहचानते ही हैं, लेकिन स्थिति एक है, स्रोत अनेक है। ये एक बात निकल कर आ रही है।
अभी अनुपाल सर ने कहा था कि वैसे तो हैप्पीनेस को किसी परिभाषा में यदि हम बांध देंगे तो नाइंसाफी होगी, लेकिन फिर भी एक कोशिश की गई है कि यदि हम सटीक कोई कोशिश करें परिभाषा देने की, तो बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं लोगों ने, लेकिन ये हैप्पीनेस कैरिकुलम की जो मूल अवधारणा है वो मध्यस्थ दर्शन जो फिलॉसफी है कोएग्जिस्टेंशियल, उससे ली गई है। और उसमें जो महान चिंतक हुए हैं अपने भारत के ही एक व्यक्ति हैं ए नागराज जी, उन्होंने हैप्पीनेस को किस तरह देखा है उनकी तरफ से ये एक परिभाषा है। ए स्टेट ऑफ नो कॉन्फ्लिक्ट, सिनर्जी और ए स्टेट ऑफ बीइंग इन एक्सेप्टेंस इज हैप्पीनेस। यानी जब भी हमारे अंदर विचारों में कोई द्वंद्व नहीं होता है वो स्थिति, या ऐसे कह सकते हैं जब भी हमारे अंदर और बाहर की जो हार्मनी है, जिसको कह रहे हैं सिनर्जी, कहीं विरोध नहीं है अपने अंदर भी और बाहर भी। या आप तीसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हो, जब भी हम अपने अंदर चीजों को स्वीकार रहे होते हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो जो अपने अंदर की स्थिति है वो हैप्पीनेस है। तो स्थिति एक ही है, आप उसको नो कॉन्फ्लिक्ट कह दो, सिनर्जी कह दो, या एक्सेप्टेंस की स्थिति कह दो। इस रूप में हैप्पीनेस को परिभाषित किया गया है ए नागराज जी की ओर से। थोड़ा सा यहाँ मूल चर्चा ये आएगी, जो बात की गई थी कि हैप्पीनेस के सोर्स अलग अलग हैं लेकिन स्थिति एक ही है। तो थोड़ा सा इसमें साथियों से आप जरूर ये इस पे चर्चा करेंगे ही कि इसमें पहले एक शब्द आया हैप्पीनेस ट्रायड, ये जरूर आप इसको ध्यान रखें। ट्रायड शब्द लिया है, कोई भी तीन चीजें जब किसी रूप में जुड़ी होती हैं तो उन तीन चीजों के समूह को ट्रायड कहते ही हैं। तो हैप्पीनेस ट्रायड में किन तीन आयामों की ओर हमारा ध्यान दिलाया है, उसमें पहला है सेंसरी प्लेजर, 5 इंद्रियों से। प्लेजर्स वी गेट थ्रू द 5 सेंसेस, हम 5 इंद्रियों से हमें अच्छा लगता ही है, जैसे खाना है, फिल्म देखना है, म्यूजिक सुनना है, इससे हमें अच्छा लगता है। ये खुशी की एक स्थिति हमारी अंदर बनती है। वो किसके लिए, किससे बनती है, वो एक अलग बात है, सोर्स तो अलग अलग है ही। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये पक्का है कि सबको अच्छा लगना होता ही है। दूसरा, अच्छा लगना हमारे संबंधों में जो हार्मनी होती है, तो हमारे अंदर अच्छे भाव कुछ हम महसूस करते ही हैं। उन अच्छे भावों, स्थिर भावों के समय भी हम अपने अंदर देखते हैं कि हम खुश हैं। जैसे हमारे अंदर फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन, केयर, लव, ग्रेटिट्यूड, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, यानी स्नेह के जो भाव है, केयर देख रेख या ममता का जो भाव है, प्रेम, कृतज्ञता, विश्वास, सम्मान, ये जब अपने अंदर ही अच्छे भाव होते हैं तो भी हम खुशी को महसूस करते हैं अपने संबंधों में। तो निश्चित रूप से ये सेंसरी प्लेजर से अलग है ही। तीसरा हम देख पाते हैं गोल एंड क्लियरिटी बेस्ड, यानी लक्ष्य व समझ से। जिंदगी में जो भी आदमी जिस भी चीज को लक्ष्य माने होता है, जब उसको वो लक्ष्य मिल जाता है तो भी वो खुश होता ही है। और जब भी जिस मामले में उसके विचारों में कोई भी उलझन नहीं होती, स्पष्टता रहती है, तो उस समय भी वो अपने अंदर अच्छा महसूस करता ही है। ये तीसरे रूप में हम देखते ही हैं कि अपने लक्ष्य की स्पष्टता और विचारों की स्पष्टता, मोटे रूप में आप इसको कह सकते हो समझ। अपने अंदर समझ से हमारे अंदर जो अच्छा लगना, अच्छी स्थिति होती है, वो भी खुशी है। नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, इनको आप देख सकते हो। जब कोई अपने लक्ष्य को पा लेता है, विचारों में स्पष्टता होती है, या हम अपने को कुछ अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं, जब हम चीजों पे फोकस कर पाते हैं,
हम पूरा माइंडफुल रहकर काम कर पाते हैं, अपनी अवेयरनेस बढ़ पाती है, हम चीजों के खोज को पहचानते हैं, लक्ष्यों को पहचानते हैं, चीजों के पर्पस को, आपस में जुड़ाव क्या है जिंदगी में, ये देख पाते हैं। तो ये जो समझ की चीजें हैं, यहाँ स्पष्टता होती है तो भी हमारे अंदर की स्थिति अच्छी होती है, उसको भी हम खुशी के रूप में महसूस करते हैं। किसी तरह का मोटे रूप में कहूँ तो अंदर की उलझने नहीं रहती, स्पष्टता रहती है, वो स्थिति भी अच्छा लगना खुशी की होती है। ये 3 रूप में हम देख पा रहे हैं। ये हैप्पीनेस ट्राइड का डायग्राम है। अच्छा रहे आप यदि ये कभी स्कूल में पेंटिंग वेंटिंग हो तो इनको आप बनवा सकते हैं, घर में भी हम यदि कभी कहीं बनवा पाए तो इस पे थोड़ा सा हम देख पाएंगे। हैप्पीनेस को हम देख पा रहे हैं। पहला जो सोर्स है वो है थ्रू सेंसेस, हमारी इंद्रियों से। दूसरा है हार्मनी इन फीलिंग्स, मतलब हमारे भावों में स्थिरता रहे, या मोटे रूप से कहें कि संबंधों में जो एक दूसरों के प्रति भाव है वो अच्छे भाव रहे और वो भाव बने रहे, इसको कह रहे हैं हार्मनी इन फीलिंग्स। यानी संबंधों में हमारे जो भाव हैं एक दूसरे के लिए वो अच्छे भाव रहे और वो भाव बने रहे। और तीसरा है गोल एंड क्लियरिटी, मतलब जिंदगी में अपने लक्ष्य की भी स्पष्टता हो और विचारों में भी हमारे स्पष्टता रहे, हर चीज को लेकर के ये स्पष्टता है। तो जो थ्रू द सेंसेस है, इसमें साइड में आप देखेंगे ऊपर एक घड़ी बनी है, तो इसका भी कोई पर्पस होगा या तो इसमें है कि जो सेंसेस से अच्छा लगना होता है उसकी एक सीमा होती है। जितनी देर अच्छा खाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उतनी देर वो अच्छा लगने की स्थिति होती है। कुछ देर बाद तक भी इसका प्रभाव हो सकता है, लेकिन उसकी सीमा हमें साफ साफ दिखती है। उसको मोमेंटरी हैप्पीनेस नाम दिया है। बोलचाल में क्षणिक सुख, कम समय के लिए खुशी। दूसरा देखते हैं कि जब तक रिश्ते बढ़िया होते हैं, उन रिश्तों में एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव हैं, वो भी देख पाते हैं कि खुशी की स्थिति है। वो थोड़ा सा डीपर भी होता है, लॉन्गर भी होता है, तो डीपर हैप्पीनेस। और जब हम अपने अंदर स्पष्टता के साथ होते हैं, हमारी जिंदगी में अपने लक्ष्य की भी स्पष्टता है, विचारों में भी स्पष्टता है, तो हम और ज्यादा सस्टेनेबल हैप्पीनेस की स्थिति में होते हैं। टिकाऊ खुशी आप कह सकते हो, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस कह सकते हो। मोटे शब्दों में कहूं तो सामान से थोड़ी देर की खुशी, संबंधों से ज्यादा देर की खुशी और समझ से हमेशा की खुशी, ये एक हैप्पीनेस ट्राइड है। तो बच्चे अक्सर एक प्रश्न करते हैं साथी कि जी बच्चे तो पहले से ही खुश है, उनको क्या जरूरत है, खुशी तो ज्यादा हम टीचर्स को जरूरत है। तो यहाँ ये ध्यान दिलाना चाहूंगा, यहाँ अपने साथी टीचर भी ये प्रश्न उठा सकते हैं, तो आप दिखा सकते हैं कि देखो इसमें तीर के निशान लगाए हैं कि अभी बच्चे की जो खुशी की दुनिया है वो ज्यादा मोमेंटरी हैप्पीनेस वाली ही है, कि उसको बस खेलना, अच्छी चीजें खाना, गेम खेलना, वीडियो गेम, अच्छा पहनना। लेकिन आगे उसको जिंदगी में संबंधों में भी जीना है और जिंदगी में अपनी भी जिम्मेदारी बननी है, समझदार जिम्मेदार इंसान उसको बनना है। तो निश्चित रूप से उसकी तो तैयारी जरूरी है ना, वो तो अपने आप से नहीं होता ना, नहीं तो स्कूल क्यों खुलते हैं ना। तो इंसान के लिए जरूरी है कि वो समझकर ही जिंदगी में आगे बढ़ता है। तो बच्चे की आगे की तैयारी होगी, साथ में बच्चों के साथ साथ हमारा भी ध्यान जाएगा ही, इसलिए हैप्पीनेस करिकुलम हमारे लिए भी है, बच्चों के लिए भी। इस पे थोड़ी सी आप चर्चा कर पाए कि हम ये देख पाए सामान से थोड़ी देर की खुशी, संबंधों से ज्यादा देर की खुशी और समझ से हमेशा की खुशी। ये एक जर्नी है। हम ऊपर जाएंगे तो ये नहीं है कि नीचे वाली छूट जाएगी। समझदार आदमी को रसगुल्ला भी अच्छा लगेगा ही और संबंध भी अच्छे होंगे ही। तो बड़ी चीज में छोटी चीज समा जाती है। हमारे पास टेलीविजन आ गया, इसलिए रेडियो उसमें समाया ही हुआ है।
तो ऐसे ही बड़ी खुशी, हमेशा की खुशी में ये वाली भी मिलती ही रहेंगी। इसका एक फायदा ये होगा कि ये धरती का कह रहे हैं कि ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन रहा तो हो सकता है आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये धरती रहने लायक न रहे। तो ये ध्यान दिलाना चाहेंगे हम सबका ही, बच्चों का भी, कि जितने बच्चा ये देख पाएगा कि मुझे खुश रहना है और खुशी के लिए अच्छे संबंध होना और समझ होना ये ज़रूरी है। तो एक तो बच्चे को पढ़ाई का इम्पोर्टेंस पता चलेगा, खुश रहने के लिए समझना ज़रूरी है, समझने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा, खुश रहने के लिए रिश्ते अच्छा होना ज़रूरी है, तो रिश्तों का महत्व होगा। तो उससे क्या होगा कि अभी जो हम कई बार रिश्तों से ज़्यादा, संबंधों से ज़्यादा सामान को महत्व दे देते हैं और उसमें फिर हम वो झेलते हैं ही, फिर आदमी को खुशी तो चाहिए ही, वो सामान पे निर्भर होता है, तो वो फिर अलग उसको अपना अलग गजेट चाहिए, वो एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए। अब हर आदमी को अलग-अलग एसी, गाड़ी, मोबाइल चाहिएंगे तो फिर संसाधनों का हम देखेंगे दबाव धरती पे ज़्यादा होगा। उससे क्या होगा, ई-कचरा बढ़ेगा और पॉल्यूशन होगा और ग्लोबल वार्मिंग होगी और ये आदमी के लिए रहने लायक ये धरती नहीं बचेगी। लेकिन जैसे-जैसे आने वाली पीढ़ी का हम ध्यान दिला पाए कि जिस खुशी की तलाश में है, वो तो अच्छे रिश्ते अच्छे रहेंगे और समझ होगी तो होगी। तो हम संबंधों को भी महत्व देंगे, सामान से ज़्यादा महत्व संबंधों को दे पाएँगे। तो हम मिलकर के एक ही कमरे में एक ही टीवी रहे, एक ही गाड़ी में जाएँ घूमने, है ना? तो मुझे लगता है कि एक बड़ा प्रयास होगा, हम बच्चों का ध्यान दिला पाएँगे संबंध और समझ की ओर। ये एक जर्नी है। आप थोड़ी-सी इस पे चर्चा कर ही लेंगे। बस यही मेन इसकी सोल आप कहें, हैप्पीनेस करिकुलम में हैप्पीनेस ट्रायड जो है, इस पे थोड़ी ज़रूर अच्छे से चर्चा हो जाएगी। अभी आता है कि ये जो समझ बच्चों में बन पाए, संबंधों के महत्व को समझ पाए और संबंधों में उस भावों की खुशबू को वो कैसे महसूस कर पाए और कैसे चीज़ों की स्पष्टता होती जाती है, उससे भरोसा बनता जाता है, उसको वो देख पाए। उसके लिए कंटेंट क्या है और पेडागोजी क्या है, इसमें आप देखेंगे आगे कि फिर सिलेबस क्या है। तो इसमें बस मैं ज़्यादा नहीं, मोटे रूप में इसमें बताएँगे कि सिर्फ़ 3 ही यूनिट्स ली गई हैं। क्या हो ली गई है उसमें 3 यूनिट्स? पहली ली गई है कि हमारे अपने अंदर जितनी स्पष्टता होगी, उतनी अपने अंदर की स्थिति बढ़िया होगी। जितनी आदमी के अंदर स्पष्टता होती है, उतनी वो बाहर भी अपने आस-पास व्यवस्था कर लेता है। तो इसके लिए ज़रूरी है लर्निंग एंड अवेयरनेस। यहाँ लर्निंग से मतलब समझ है और अवेयरनेस का मतलब है सजग होना। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमें हर चीज़ का जो ज़रूरी है ज़िंदगी में, उसका ज्ञान भी हो और ध्यान भी हो। कई बार कुछ चीज़ों का पता तो होता है लेकिन ध्यान नहीं रहता है। तो ध्यान भी बना रहे, इसका भी अभ्यास रहे और चीज़ों की स्पष्टता भी हो जाए, तो ज्ञान भी हो और उसका ध्यान भी रहे, इसका एक कंटेंट है। उससे अपने अंदर की खुशी सुनिश्चित होती है। दूसरा फिर एक यूनिट ली है अपने संबंधों में, हम संबंधों के पर्पज़ को समझ पाएँ कि कैसे संबंधों की वजह से ही हम सुरक्षित महसूस करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं और संबंध अच्छे होते हैं, तो ही हम खुश रह पाते हैं। तो बच्चा कैसे संबंधों के पर्पज़ को समझ पाए, संबंधों में उस खुशबू को महसूस कर पाए, संबंधों में ये ध्यान दे पाए कि कौन मेरे लिए कितना क्या कैसे-कैसे कर रहा है और खुद भी जब वो संबंधों में दूसरों के लिए कुछ करता है, तो कैसा महसूस होता है। ये तीसरा, ये बच्चा देख पाए कि जब भी वो दूसरों के लिए कुछ करता है, कहीं भी किसी भी तरह का योगदान देता है, तो अंदर कैसा महसूस होता है। तो ये देख पाए कि असली संतुष्टि तो हम जब भी किसी के लिए उपयोगी होते हैं, तो मिलती है। वहाँ से आदमी अपने को और योग्य बनाता है और उस योग्यता से
और ज्यादा परिवार समाज प्रकृति में अपना योगदान देता है। तो अपने अंदर समझ हो, रिश्तों में मधुरता हो, और हम परिवार समाज प्रकृति में कुछ भागीदारी कर पाए, यही खुशी की योग्यता। इन पे सारा कंटेंट इन 3 यूनिट्स में लिया है। इतनी सी एक चर्चा हो। आगे थोड़ा सा इनमें बताया गया है कि लर्निंग और अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी, रिश्तों में हार्मनी कैसे होगी, हम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स कैसे कर पाएंगे, कैसे योग्य हो पाएंगे। तो उन पे ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ ध्यान देंगे तो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। तो अविनाश जी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये डायग्राम है, बस मोटे मोटे चलते चलते हम देख पा रहे हैं। पहले तो अपने अंदर की स्थिति ठीक होना जरूरी है। अपने अंदर की खुशी की स्थिति कैसे बनेगी? समझ से और सजगता से, ज्ञान और ध्यान से। फिर आगे चलते हैं। अब अपने अंदर तो समझ हो गई, लेकिन आसपास जो है, यदि वो लोग ठीक से नहीं होंगे तो हमें डर तो रहेगा, है ना। रिश्तों में दूसरे की शिकायतें ही बहुत ज्यादा है, तो अपने अंदर की स्पष्टता अकेले काम नहीं करती ना, आसपास भी जरूरी। हम तो बहुत सारा काम अच्छा करते हैं, लेकिन बाहर बाहर निकलते ही हमें डर लगता है कि कोई क्या कर देगा। तो बाहर भी हमें जरूरी है कि कैसे तालमेल बना पाएंगे और दूसरों को भी इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएंगे, तब जाकर के ये सुनिश्चित होगा। फिर आगे प्रकृति और समाज में भी। अब हवा इतनी पोल्यूटेड होगी कि हॉस्पिटल में जाना पड़ गया तो बताओ खुश कैसे रह पाएंगे। तो ये तीनों जगह पे काम करना होगा, अंदर भी, रिश्तों में भी और प्रकृति में भी। तो बस इसमें ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है, इतना सा एक ध्यान दिलाएं कि हमारा जीने का दायरा इस तरह से फैलता है। तो समझ और सजगता में फिर हम किन पे बात करेंगे, ये कुछ पॉइंटर्स हैं, इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहेंगे। आप देख ही रहे हैं कि कैसे हमारी सजगता बढ़ेगी, कैसे हम चीजों को ठीक से देख पाए, कैसे हम अपने विचार और इच्छाओं को देख पाए, कैसे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। ऐसी कुछ एक्टिविटी कहानियां हैं जिससे हमारी लर्निंग और अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। ये कंटेंट है। तो इसमें ये सारा कैरिकुलम में यानी फ्रेमवर्क में ये सब चीजें हैं। रिश्तों में हार्मनी के लिए क्या कंटेंट है जी, इसमें बताया कि अपने जो बच्चों के आसपास जो मित्र है, क्लासमेट्स हैं, उनमें आपस में कैसे एक दूसरों के प्रति जो विश्वास, स्नेह, सहयोग की भावनाएं हैं, एक दूसरे में जो बुलिंग की जो सुनने में आती हैं, वो भी इससे एड्रेस होती हैं जब कनेक्ट होते हैं। तो बच्चे और टीचर्स में और ज्यादा अच्छा रिश्ता प्रगाढ़ होता है, एक दूसरे का समझ पाते हैं जुड़ाव को, जिंदगी में कितना महत्व है एक दूसरे का। ऐसी कुछ कहानी और गतिविधियां हैं जिसे वो जो है हार्मनी इन फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, उधर बच्चे को हम ले जा रहे हैं। और परिवार में भी आगे हम बढ़ते हैं जी। आगे हम अविनाश जी चले अगले स्लाइड। एक्टिव पार्टिसिपेशन में कैसे बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेशन कर पाएगा अपने परिवार, समाज, प्रकृति में, उसके लिए क्या कंटेंट है? तो कुछ ऐसी गतिविधियां हैं, कहानियां हैं, और जो एक्सप्रेशंस हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें बच्चा ये देख पाएगा कि समाज क्यों जरूरी है, समाज का मेरी उन्नति में क्या योगदान है, प्रकृति का क्या मेरी उन्नति में योगदान है, प्रकृति का क्या इम्पोर्टेंस है, ऐसा वो देख पाता है। और फिर अपने आप में वो योग्य होता है, तो फिर वो विद्यालय, परिवार, समाज में अपनी भागीदारी करता है, और वहां से ये फील करता है कि एक्चुअली संतुष्टि तो भागीदारी से ही है, रिश्तों में मधुरता से ही है, अपने अंदर स्पष्टता से ही है। अपने अंदर स्पष्टता हो, रिश्तों में मधुरता हो, और हम भी कुछ भागीदारी कर पाए, इसके लिए बच्चे में योग्यताएं विकसित हो जाए, उसका ये कंटेंट है। अब उस कंटेंट को बच्चे तक कम्युनिकेट कैसे करेंगे? 3 यूनिट है, तो उसके लिए 4 पेडागोजी है, 4 पिलर हैं ये। और जो 3 यूनिट 4 पेडागोजी कहो, टूल कहो। तो आप साथियों से बस इतना सा निवेदन है कि
3 चीजें हमें स्पष्ट रहे। हैप्पीनेस ट्राइड थोड़ा सा स्पष्ट रहे। इस ट्राइड से हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके लिए 3 यूनिट रखी गई है और उस 3 यूनिट से कंटेंट का पता चलेगा। इंटेंट का पता चला किससे? हैप्पीनेस ट्राइड से। इंटेंट के बाद कंटेंट का पता चला किससे? 3 यूनिट्स से। और फिर अप्रोच का पता चला 4 पेडागोजी से। कितनी चीज हुई? छोटी सी। हैप्पीनेस ट्राइड है, 3 यूनिट है, 4 पेडागोजी है। इस पे थोड़ी मोटी मोटी बात हमें करनी है साथियों के साथ कि भाई बच्चों तक ये जो हम अभ्यास कराएंगे कि अपने अंदर बच्चे की स्पष्टता हो, संबंधों में जीने की योग्यता हो और समाज प्रकृति में वो योगदान करने के योग्य हो जाए, उसका नजरिया एटीट्यूड भी हो जाए और उसके लिए योग्य भी हो जाए। ऐसी योग्यता बनाने के लिए जो कंटेंट है वो बच्चे तक कम्युनिकेट कैसे करेंगे? क्या बोल बोल के बताएंगे? नहीं। 4 पेडागोजी। पहले माइंडफुलनेस एक्टिविटीज, जिससे बच्चा सजग रहे, सजगता उसकी बढ़े कि हर चीज को वो देख पाएगा, पर्पज को समझ पाए, उसके लिए उसका ध्यान बना रहे। फिर कहानियों से वो अपने अंदर इन चीजों के बारे में मनन कर पाएगा कि इन चीजों का इंपॉर्टेंस क्या है। एक्टिविटीज से उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी कि वो बिना किसी सुनी सुनाई बात को माने खुद अपने अंदर जांचेगा कि किन चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है और मेरे लिए क्या ठीक है, वो खुद तय करने लगे। इसका अभ्यास है। और फिर वो जो एक्सप्रेशन है उससे उसके अंदर ये भरोसा बने कि मैं जैसा महसूस करता हूं वो बिना संकोच के मैं हर जगह कह भी पाऊं। तो ये जो आर्टिकुलेशन है, अपने अंदर के विचार और भावों को सहज रूप में व्यक्त करने का अभ्यास करा देंगे हम बच्चे को। तो ये 4 पेडागोजीज हैं। हम आज माइंडफुलनेस एक्टिविटीज पे थोड़ी सी बात करेंगे। बस ये थोड़ा सा 2-3 बातें कक्षा में ये ध्यान रखना होता है कि भाई मोटा रूप में एज ए टीचर हम केवल एक काम कर दें कि कक्षा का वातावरण ऐसा बना दें जहां बच्चा इन चीजों पे खुद एक्सप्लोर करे, आपस में बातचीत करके अपने अंदर रिफ्लेक्ट करके सोचे, एक्सप्लोर करे। और जितना एक्सप्लोर करे उतना वो एक्सपीरियंस, और जैसा एक्सपीरियंस करता है वैसा वो एक्सप्रेस करे। तो ये 3E जो है आप ध्यान दिला सकते हैं, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन। इसके लिए अच्छा वातावरण बना पाए, बिना किसी अपनी तरफ से बच्चों को सही गलत बताने की जरूरत नहीं, बस वातावरण दे दें, वहां खुद एक्सप्लोर करेंगे। और उनको ये जो कंटेंट है एक्सप्लोर करने के लिए उनको ये उपलब्ध करा पाए और फिर बच्चा कैसे खुद ही उनको एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस करते हुए एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये बच्चों के लिए हम परिस्थिति पैदा कर पाए हैप्पीनेस क्लास में। 1-2 बातें हमें जरूर ध्यान रखनी होगी हैप्पीनेस क्लास में कि किस चीज को हैप्पीनेस नहीं कहा जा रहा, ये भी ध्यान रहे। कई बार हम बच्चों को अच्छी अच्छी बात बताते हैं नैतिक शिक्षा, मोरल शिक्षा के रूप में कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कक्षा में इस तरह की अच्छी बातें बताना नहीं है। बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है। जिंदगी में कब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उनको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, तो खुद एक्सप्लोर कराना है। ये मोरल साइंस भी नहीं है कि बहुत प्रेरक कहानियां अच्छी अच्छी बच्चों को अपनी तरफ से भी हम सुनाते रहें, मोटिवेट करते रहें। वो तो बाकी की कक्षाओं में करते ही हैं, करते रहे। हैप्पीनेस की क्लास में ये नहीं करना है। क्या बच्चों को क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, बच्चों को समझाना, बच्चों को प्रेरक कहानियां सुनाना, ये वाला हैप्पीनेस क्लास में नहीं करना। उनको खुद एक्सप्लोर कराना है। आगे हम बात करेंगे। फिर यहाँ जो प्रेरक कहानियां ली है, ये क्यों ली गई है, इनका अलग पर्पस है। ये आगे हैप्पीनेस का जो सेशन स्टोरी का होगा उसमें बात करेंगे। बच्चों को हमें
कोई डिस्कोर्स मतलब लंबा चौड़ा जैसे प्रवचन भाषण जैसा भी हमें नहीं देना है। और ये भी ध्यान चला जाए कि हम कुछ देर के लिए कभी कभी एक्साइटेड होते हैं, उसी को खुशी मान लेते हैं। तो एक्चुअली ये भी ध्यान जाए कि खुशी का जो हमारा दायरा है केवल वो ही नहीं है। कैसे हम देख पाए कि सस्टेनेबल हैप्पीनेस तक हम पहुंच पाए, उसकी एक जर्नी है। जी, तो अविनाश भाई हम चाहेंगे कि थोड़ा फाइनली साथियों को एक कंक्लूजन निकल जाए कि अभी हमारा ज्यादा समय और ऊर्जा खुश दिखने में है। हमारा ध्यान जाए कि यदि हम ज्यादा समय और प्रयास खुश होने में लगा दें तो दिखना तो फिर हो ही जाएगा। ये बच्चों का भी ध्यान चला जाए, हमारा भी चला जाए, ये एक मोटे रूप में है। तो ये है पर्सपेक्टिव एंड फ्रेमवर्क। अब इसमें कुछ साथियों का एक दो कुछ प्रश्न हो सकता है, वो पूछ सकते हैं। तो जी, कोई आपको से लगता निवेदन है कि अब तक जितनी बात सुमेर भाई ने रखी है उनसे जुड़ा कोई प्रश्न उनके मन में उपज रहा है, पनप रहा है, तो कृपया उसे रखें और चर्चा का हिस्सा बने। जितनी चर्चा होगी उतनी क्लैरिटी पहुंचेगी। तो प्रश्न रखें आप साथी। सर एक बार मुझे हैप्पीनेस के जो सर 3 यूनिट्स हैं सर, एक बार अगर आप दोबारा उस पे अगर चर्चा करना चाहेंगे। जी, सर थोड़ा सा ना उसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि सर जो एक डायग्राम बना हुआ है कि एक बड़ा सर्किल है, उसके अंदर एक सर्किल है, उसके अंदर एक सर्किल, तो ना थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो ना हम लोग और ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने प्रोग्राम में। जी। तो ये 3 यूनिट्स को इस रूप में दिखाया है कि हम जो कंटेंट है, हमारा इंटेंट क्या है कि हम जो अभी बात कर रहे हैं मोमेंट्री हैप्पीनेस से हम कहाँ बढ़ रहे हैं, डीपर हैप्पीनेस और सस्टेनेबल हैप्पीनेस। उसमें मोमेंट्री हैप्पीनेस भी हमारी साथ में रहेगी ही, उसको छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। तो ये हमारी एक जर्नी है। उसके लिए कंटेंट क्या है? कंटेंट है 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स किस रूप में है ये देखेंगे। तो हमें 3 लेवल पर हमें अपनी योग्यता विकसित करनी है। पहला क्या है, अपने अंदर की स्पष्टता हो, मतलब हमें अपने जिंदगी के पर्पज की भी स्पष्टता हो, हमें अपनी योग्यताएं क्या हैं उनकी भी स्पष्टता हो। तो जिंदगी के पर्पज को पहचानना और अपनी क्षमताओं को पहचानना, ये है समझ। और फिर ये हमारा ध्यान ये इस पे बना भी रहे कि मेरा पर्पज क्या है और मेरी क्षमताएं क्या है, ये है अवेयरनेस। तो समझ और सजगता अपने अंदर होगी तो अपने अंदर की स्थिति कैसी होगी, हार्मनी वाली होगी, वही हैप्पीनेस है। क्यों? क्योंकि उसमें उलझने नहीं होंगी कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। फिर आएगा कि क्या मेरे अंदर समझ भी हो गई और मैं सजग भी हूं, क्या इतने से मेरा काम चल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अकेला जीता नहीं हूं, मैं एक परिवार में जीता हूँ, समाज में जीता हूँ। यदि मेरे आसपास वाले लोग परेशान हैं और मैं अपनी स्पष्टता से काम कर रहा हूँ, लेकिन वहां तो दिक्कतें आएंगी ना, उनको कैसे संभालेंगे? मेरे लक्ष्य में बाधक भी बन सकते हैं, वो सहयोगी भी बन सकते हैं, वो मुझे नहीं समझ पाएंगे। तो वो जब तक उनके साथ मेरे रिश्ते ठीक नहीं रहेंगे तब तक मेरे अपनी अंदर की स्पष्टता अकेले पूरी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा जीना कोई अकेले का तो है नहीं, परिवार में जीना है। परिवार में यदि दिक्कतें आ गई है, झगड़े हो गए, कोई समझ नहीं पा रहा है ना, वहां पर अभी अपने ही मान लीजिए भाई बहनों में झगड़ा हो गया, मेरा नहीं हुआ लेकिन मेरा ही मैं फादर के साथ, मदर के साथ, वाइफ का हो गया। अब मेरी अपनी अकेले की स्पष्टता वहां क्या काम करेगी जब घर में कलह हो रहा है लोगों के बीच में? तो एक आयाम और है हमारा काम करने का
कि हम परिवार में हमारा अपना सबके साथ बेहतर रिश्ते कैसे हो पाएंगे, कैसे एक दूसरे को हम भी समझ पाए, वो हमें समझ पाए, रिश्तों का पर्पज क्या है, ये स्पष्टता हमारी बन पाए, तो वहां से हमारी एक और योग्यता बन पाती है। वो है दूसरे लेवल पे हमारी योग्यता का विकास। फिर आके चलो जी, हमारा अपने परिवार में तो हम हंसी खुशी रहने लग गए, एक दूसरे को हम समझते भी हैं, एक दूसरे को पहचान पाते हैं, भाई कौन कैसा सोचता है, किसकी क्या जरूरत है। मैं और मेरे अंदर स्पष्टता है, मेरी जिंदगी का गोल क्या है, और मैं अपनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, और मेरे परिवार में भी रिश्ते बढ़िया है। लेकिन बाहर हवा तो सांस लेने लायक भी नहीं है। सब्जी खरीदते हैं उसमें मिलावट, पानी में मिलावट, हवा में मिलावट। अब बताओ, ऐसे तो फिर मैं और मेरा परिवार अकेला कितना खुश रह पाएंगे भाई? आधे तो हॉस्पिटल में ही रहेंगे, बाहर जाते हुए डरेंगे, चीज खरीदते हुए डरेंगे, डॉक्टर के जाएंगे तो डरेंगे कि ये इलाज ठीक कर रहे हैं कि पता नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारे खुश रहने का कार्यक्रम अकेले का नहीं है, क्योंकि गाड़ी में सारे पुर्जे जो है ना, वो अकेले का नहीं, वो सारे पुर्जे मिलके गाड़ी है, तब गाड़ी चलती है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा इस नेचर में अकेले का कार्यक्रम नहीं है जीना। तो हमें 3 लेवल पे काम करना होता है, अपने लेवल पे, संबंधों के लेवल पे यानी परिवार, और तीसरा प्रकृति के लेवल पे। फिर हमें, अब मैं ठीक हूँ, मेरे परिवार में भी संबंध बढ़िया है, अब मुझे कहाँ काम करना है, अब मुझे और अपने परिवार को मिलकर के बाकी के परिवारों में भी ऐसे ही वो लोग भी समझ पाए और उनके संबंध भी मधुर हो पाए, तो वो भी फिर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, तो फिर मिलकर हम धीरे धीरे समाज का क्या इम्पोर्टेंस है, समाज में सबकी क्या भूमिकाएं हैं, कैसे एक दूसरे से ईमानदारी से, भरोसे से जीते हैं, तो ही खुशहाली रह पाएगी सबकी, और नेचर में भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये बच्चे को शुरू से ही ये देख पाए कि मेरा जीना अकेले का नहीं है, पहले मेरी समझ हो, मेरी जिंदगी का पर्पज मुझे स्पष्ट हो, और फिर मेरे परिवार में मुझे जीना है, उसकी योग्यता हो, और फिर मुझे समाज और प्रकृति के साथ जीना है, उसमें मेरी क्या भूमिका होगी, उसकी स्पष्टता हो और उसकी योग्यता भी हो। तो 3 लेवल पे हमें योग्यता के साथ होने की जरूरत है, तब जाके हम, और हम ही नहीं सभी, हमेशा खुश रह पाएंगे। तो ये एक जर्नी है, आने वाली पीढ़ियां कर पाएंगी, हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मैडम कुछ मैं रख पाया रेणु जी, बाकी इस पे हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर। आप भी और थोड़ा सोच ही सकते हैं। नहीं, हाँ जी सर। तो और कोई साथी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अविनाश जी। सर हाँ सर सर एक्सप्लोर, एक्सप्रेशन बता दो, एक्सप्लोर। जी, तो अब प्रश्न ये आता है कि हैप्पीनेस का इंटेंट पता चल गया जी, हैप्पीनेस ट्रायड है, कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे अंदर वो योग्यता विकसित हो जाए कि हम कैसे हमेशा खुश रह पाए, ये इंटेंट है। तो फिर कंटेंट क्या है, हम देख पा रहे हैं कंटेंट 3 यूनिट्स हैं, जिसमें हम अपने अंदर स्पष्टता, संबंधों में मधुरता और समाज प्रकृति में भागीदारी। इंटेंट के बाद कंटेंट भी पता चल गया। तो फिर इसके बाद में इसकी अप्रोच क्या है, पेडागोजी क्या है? इसके लिए अप्रोच है 3 E's, यानी बच्चों को हम कक्षा में ये जो कंटेंट देंगे, ये कंटेंट बोल के नहीं बताएंगे, हम क्या करेंगे, बच्चों से एक्सप्लोर कराएंगे। एक्सप्लोर कराने के लिए एक मीडियम के रूप में शुरुआत में कोई कहानी हो सकती है, कोई गतिविधि हो सकती है, कोई थीम हो सकती है, वो हम एक बार उनको दे देते हैं। बाद में वो खुद मिल करके अपने में वो रिफ्लेक्ट करेंगे, बाहर ऑब्जर्व करेंगे, अकेले में भी करेंगे, मिलकर भी करेंगे, ऐसे वो खुद एक्सप्लोर करेंगे। और जैसे जैसे वो एक्सप्लोर करेंगे, चीजों को अपने अंदर और बाहर देखेंगे,
तो वो महसूस क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे ध्यान जाएगा वो एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे वैसे वैसे वो एक्सपीरियंस करेंगे। जैसा एक्सपीरियंस करेंगे उसको वो एक्सप्रेशन डे के दिन भी, बाकी भी गतिविधि और कहानियों के दौरान भी, चर्चा के दौरान एक्सप्रेस करेंगे। तो पूरे जो हैप्पीनेस करिकुलम की जो अप्रोच है, पेडागोजी है, क्लासरूम में टीचर बच्चों को ये कंटेंट 3 यूनिट वाला कैसे देगा, एक्सप्लोर करवाएगा, एक्सपीरियंस करवाएगा, एक्सप्रेस करवाएगा, इस रूप में ये 3 यूनिट्स देगा, बोल के नहीं। ये अप्रोच कह सकते हो, पेडागोजी कह सकते हो। तो इसके लिए 4 टूल है। माइंडफुलनेस में भी वो खुद भी एक्सप्लोर भी करेगा, एक्सपीरियंस भी करेगा, एक्सप्रेस भी करेगा। फिर कहानियों के दौरान भी वो एक्सप्लोर करेगा, एक्सपीरियंस भी करेगा, एक्सप्रेस भी करेगा। एक्टिविटीज के दौरान भी वो एक्सप्लोर करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, एक्सप्रेस करेगा। और एक्सप्रेशन डे के जो प्रश्न है वो पहले ही बच्चों को जो बता देंगे, उनको लेकर भी वो एक्सप्लोर करेगा, एक्सपीरियंस करेगा और कक्षा में एक्सप्रेस भी करेगा। जी, तो और कोई साथी का कोई प्रश्न? सर मुझे फॉर्म्स के बारे में पूछना है। जो फॉर्म्स भरने हैं, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट और फीडबैक फॉर्म, ये कैसे भरे जाने हैं? कैसे? तो आप क्या करेंगे, जिस दिन भी अपने सेशन शुरू करेंगे उस दिन सेशन शुरू करने से पहले ही 10-15 मिनट पहले साथियों को, उससे पहले आप अभी ये कह देंगे कि आपके पास एक लिंक भेज रहे हैं, उसमें आप गूगल प्ले स्टोर से SCRT दिल्ली का एक ऐप है, अभी नया ही बना है, SCRT इनसेट ऐप, वो इंस्टॉल कर लें। और ये इसलिए भी जरूरी है कि आगे जितनी भी SCRT की जो भी अब वर्कशॉप्स होंगी उसके लिए वो ऐप जरूरी होगा, तो उसको हम पहले ही इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करते ही उसमें 3-4 बॉक्स दिखेंगे। पहला आएगा रजिस्ट्रेशन, उस पे वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे अपना, वही नाम, आईडी वगैरह वो सब सेल्फ अंडरस्टूड है। ये तो हुआ रजिस्ट्रेशन, ये तो आप कभी भी करवा दें। जब फिर आप सेशंस करवाएंगे उस दिन शुरुआत में, पहले सेशन शुरू होने से पहले ही साथियों को कहेंगे कि एक प्री टेस्ट है जिसमें 4-5 मिनट लगेंगी, इसमें 5-7 प्रश्न है, आप देखिए, इसमें नाम वगैरह भर के उसमें टिक लगाना है, सेलेक्ट करना है आपकी नजर में कौन सा है। ये प्री टेस्ट का काम हो गया बस। उसके बाद 3 दिन के सेशन पूरे होंगे, फिर साथियों से कहेंगे कि पोस्ट टेस्ट भी आपसे शेयर कर रहे हैं, वैसे ही प्रश्न है जो प्री टेस्ट में थे, अब देखेंगे कि कुछ स्पष्टता हुई कि नहीं, उसमें आप थोड़ा देखें। और ये पूरा होने के बाद पोस्ट टेस्ट फिर साथियों से आप सलाह लेंगे कि साथियों आगे भी हम मिलते रहें, इसके लिए कुछ आप हमें सुझाव भी देंगे ताकि और बेहतर कर पाए। तो एक फीडबैक फॉर्म आपसे शेयर कर रहे हैं पोस्ट टेस्ट के बाद, वो फीडबैक भी आप 5-4 मिनट लगती है, ज्यादा नहीं है, वो भर देंगे, साथियों से करवाना। आप ये जो साथी लोग कर रहे हैं, इनके अलावा आपको सिर्फ एक काम करना है कि पूरे सेशन की एक रिपोर्ट का फॉर्म है वो आपको अकेले को भरना है। बाकी जो तीनों फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, प्री पोस्ट, ये भी आप कर लें जो साथी कर रहे हैं, लेकिन आप रिपोर्ट वाला केवल आपको भरना है, बस इतना ही। जी मैम। और सर थैंक यू सर। क्वेश्चन और था सर कि हमारे जैसे 3 सेशन हो रहे हैं, तो सर ऑल्टरनेट डेज पे टीचर्स आते हैं हमारे, जी, कॉन्टिन्यूटी में नहीं है वो सारे टीचर, तो सर वो अलग अलग टॉपिक। इसके लिए सभी मेंटर्स की एक ऑफिशियल मीटिंग हुई थी, उसमें सारी गाइडलाइन दी गई है। सर्कुलर में कंजुकेटिव 3 डेज दिए गए हैं कि हैप्पीनेस का सेशन सभी हैप्पीनेस टीचर्स के लिए जरूरी है, बाकी साथियों के लिए
स्वागत है, आना चाहिए तो, लेकिन हैप्पीनेस टीचर्स के लिए जरूरी है। तो एक साथ ही करा पाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे महीने भर आज 2 आ गए, आज 10 आ गए, फिर अगले दिन 12, ये तो एक साथ ही होना है। इसलिए कहा गया है 3 कंसेक्यूटिव डेज। तो आप मेंटर से संपर्क करेंगे। मेंटर्स की मीटिंग हुई थी, वहाँ ऑफिशियल गाइडलाइन आई है, वो HOS से बात करके आप भी और मेंटर भी मिलके सर को कहेंगे या मैडम को कि वो एक ऑर्डर निकालें और उन साथियों को जरूर बुलाएं जो हैप्पीनेस वाले हैं, कंटिन्यू 3 दिन। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव और इस तरह के लॉजिस्टिक्स के मुद्दे हैं, वो आप अपने मेंटर साथियों से जरूर चर्चा करें, क्योंकि इस पे विभाग की तरफ से स्पष्ट गाइडलाइन दी गई है। तो यहाँ हम थोड़ा उनको कमी करेंगे, क्योंकि समय हमारा बहुत हो गया है, हमें थोड़ा सा माइंडफुलनेस का ज्यादा नहीं करेंगे। तो मैं अविनाश जी से निवेदन करूंगा कि माइंडफुलनेस को लेकर कैसे चर्चा करेंगे हम, ये थोड़ा सा और हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जी तो अविनाश जी आप चर्चा कर पाएंगे तो अच्छा लगेगा हमें, या? हाँ ठीक है जी तो मेरी आवाज स्पष्ट है ना, पहुंच रही है? बिल्कुल स्पष्ट। जी, तो माइंडफुलनेस जो खंड है, ये आप देख सकते हैं कि आपके खंड नोट आपके स्क्रीन पर है और इसे पढ़ने का अवसर भी आपको मिला होगा। आइए थोड़ा सा हम उससे जुड़ी हुई बातों की चर्चा कर लेते हैं। तो माइंडफुलनेस क्या है, क्यों यहाँ हम इस अपने हैप्पीनेस क्लास में रख रहे हैं इसे, और कैसे इसे हम अपने हैप्पीनेस क्लास में लेकर के जाएंगे। तो क्या क्यों कैसे की बातें हैं, तो इसे जरा सा हम इस चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। जल्दी से सभी साथी चैट बॉक्स में लिखें कि आप इस चित्र में क्या देख पाते हैं। अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, फटाफट चैट में लिखिए कि आप इस चित्र में क्या देख पाते हैं। ऐसा करते हैं कि 1-2 साथी बोलते रहें और उधर बाकी साथी लिखते रहें, समय भी हमारा कम लगेगा और काम भी आगे बढ़ता चलेगा। तो ठीक है, तो शेयर कर जो करना चाहते हैं, देखिए अभी चूंकि मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, तो मैं आप लोगों के चैट और जो आप हाथ उठाएंगे उन दोनों को शायद मैं ठीक से नहीं देख पाऊंगा। तो सुमेर भाई आप जब देखते रहिएगा और उन्हें आमंत्रित करते रहिएगा। जी तो सर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है? तो हाँ, लेकिन मुझे तो क्लियर नजर आ रही है। ये नेटवर्क इशू भी हो सकता है। हाँ, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है पिक्चर। हाँ जी, मुझे भी क्लियर नजर आ रही है। मैं कुछ कहना चाहूंगी इस पिक्चर के बारे में। बाकी साथी चैट में लिखते चलें और जो शेयर करना चाहते हैं बोलकर वो शेयर करें। हाँ जी, इस पिक्चर में 2 व्यक्ति दिखाए गए हैं जो मुझे नजर आ रहा है। एक बच्चा है और एक मैच्योर पर्सन है। सो मैच्योर पर्सन का थिंकिंग में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा वो कुछ सोच रहा है, तो लॉट ऑफ क्लटर वहाँ पे शो किया हुआ है। और जो बच्चा है उसका जो थिंकिंग में फ्रेमवर्क में दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है 2 फ्लावर हैं इधर और 2 फ्लावर हैं इधर, वो सिर्फ वो ही देख रहा है। मतलब वो प्रेजेंट में जो दिख रहा है सिर्फ वो ही उसके दिमाग में है। और जो बड़ा मैच्योर व्यक्ति है उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं जो दिख रही हैं, जो नहीं दिख रही हैं, जो पहले की होंगी, बात की होंगी। तो ऐसा कुछ वो शो हो रहा है। जी शुक्रिया। और कोई साथी जिन्हें इन बातों के अलावा किसी और बात पे जिनका ध्यान गया हो? सर एक बार दोबारा बता दें। सर ऐसा लग रहा है कि एक पिक्चर में तो एक के दिमाग में बहुत सारी कुछ चीजें चल रही हैं। बॉय जो है बहुत काफी चीजों के बारे में कुछ सोच रहा है, और इधर से गर्ल वो 2 चिड़िया हैं बैठी हुई, उनके बारे में कुछ सोच रही है। जी, तब तक मैं कुछ साथियों के चैट को पढ़ देता हूं कि कुछ लोगों ने लिखा है कि माइंडफुल और माइंडफुल, हैप्पी चाइल्ड माइंडफुल ऑफ थॉट्स, मदर इज माइंडफुल, डॉटर इज, एक ने डबल एल लगाया और सिंगल एल का डिफरेंस रखना चाहा है। तो यहीं पर एक प्रश्न है आप सभी से कि जब आप लोगों ने इसे देखा और कुछ साथियों ने ये बात भी रखी है कि इसमें से एक का माइंडफुल है और दूसरा माइंडफुल है, इसमें से एक का माइंडफुल है और एक माइंडफुल है। तो
अभी आप में से कितनों को लगता है कि आप माइंडफुल हैं? जल्दी से यस लिखते चले जाएं, जल्दी से यस लिखते चले जाएं चैट में यदि आप माइंडफुल हैं। क्या स्थिति है अभी आपकी? आपका माइंड फुल है या आप माइंडफुल हैं? अविनाश जी, ज्यादातर साथियों का आ रहा है माइंडफुल। माइंडफुल है, इसका मतलब एक साथी ने लिखा है FULLL और बाकी साथियों का FUL वाला माइंडफुल है। जी, तो उन साथी की कोई व्यस्तता होगी, अभी मन में और भी विचार आ रहे होंगे, पर फिर भी हमारी एक सुकून का मामला है कि अधिकतर साथियों के मामले में माइंडफुल मामला है, यानी वो हमारे साथ वर्तमान में चर्चा में जुड़े हुए। अविनाश जी हमारे साथ अंशु जी हैं, उनका हैंड रेज है, तो संक्षेप में चाहेंगे कि वो 1-2 सेंटेंस में कुछ रखना चाहे तो बात रखें। हेलो सर, एक्चुअली मैंने माइंडफुल का बिकॉज आई हैव अ किड एंड नोबडी इज देयर, तो मेरा ध्यान उस पर भी जा रहा है। साथ ही साथ इस पिक्चर में बच्चे की मोमेंट्री हैप्पीनेस को दिखाया गया है कि वो वर्तमान में जीता है, और एक एडल्ट पर्सन है, चाहे वो मदर हो या फादर हो या भाई हो या बहन, उसके माइंड में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। एक बढ़िया बात आपने जोड़ी है अंशु जी, जिससे मैं यहाँ पर और लोगों का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि पता नहीं है मदर है कि भाई है कि कोई और है, यानी हम इस निष्कर्ष तक सीधे इस चित्र को देख करके नहीं पहुंचा रहे हैं कि रिलेशन इन दोनों का क्या है। हाँ, एक बड़ा व्यक्ति दिख रहा है, एक छोटा व्यक्ति दिख रहा है, और दोनों के अंदर आने वाले विचारों को यहाँ दिखलाने की कोशिश की गई है। तो सर एक और जी एक और बात कि बच्चा जो है वर्तमान की चीज से खुश है, वर्तमान में जी रहा है, और जबकि उसके माइंड में जो है काफी सारी चीजें होने की वजह से खुश नजर नहीं आ रहा है। चलिए, तो शुक्रिया आप सभी के बातों को सुन करके और चर्चा में शामिल होता हुआ देखकर अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली माइंडफुलनेस है क्या, तो इसे मैं कुछ बिंदुओं में रखता हूँ। वर्तमान के प्रति सजग रहना, फोकस्ड होना, यानी कि आप अवेयर हो अपने वर्तमान के प्रति, जो काम कर रहे हैं उद्देश्य के साथ या क्लैरिटी के साथ आप वहीं पर हो, और साथ में आप उस चीजों को नॉन जजमेंटली देख रहे हैं, यानी बिना किसी इस तरह के विचार के साथ कि ये सही है या गलत है और ये ऐसा ही है और ऐसा ही होता है, बिना उस तरह की धारणाओं के यदि आप किसी चीज को देख रहे हैं, न्यूट्रल होकर किसी चीज को देख रहे हैं, तो उस वक्त आप माइंडफुल हैं। तो यहाँ एक बात रखी गई है कि ज्यादातर वक्त हमारा जो दिन का बीतता है वो बीतता है अनेक प्रकार के विचारों में उलझे हुए, यानी हम माइंडफुल होकर के नहीं रह पाते। तो माइंडफुलनेस है क्या, यहाँ वो डेफिनेशन आया हुआ है, देख सकते हैं, कोटेशन आया हुआ है जॉन कबात-जिन का। माइंडफुलनेस इज पेइंग अटेंशन इन अ पर्टिकुलर वे ऑन पर्पस इन द प्रेजेंट मोमेंट नॉन जजमेंटली। तो यहाँ देखिए कुछ बातें जहाँ पे गौर करने की है। एक विशेष प्रकार से ध्यान देना, मकसद के साथ ध्यान देना, वर्तमान में होकर ध्यान देना, और चीजों को नॉन जजमेंटली देखना। तो यदि ये सारी खूबियां हैं हमारे उस वक्त किए जा रहे कार्य में, इसका मतलब हम माइंडफुल हैं। और यहीं पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि माइंडफुल सीइंग, माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल टॉकिंग, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ड्रिंकिंग, यानी जितने भी आपके वर्ब्स हैं उसके पहले यदि आप माइंडफुल वर्ड लगा दें तो आप देख सकते हैं कि के साथ यदि आप वो काम कर रहे हैं तो आप माइंडफुल हैं उस वक्त। इसमें एक बात और नीचे सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स एक्सेप्टेंस। We pay attention to our thoughts and feelings without judging them, without believing, for instance, that there is a right or wrong way to think or feel in a given moment. ये बहुत जरूरी है। जब हम कई बार अपनी लाइफ में कहते हैं ना, वो रिएक्टिव है और वो रेस्पॉन्सिव है। कई बार जब हमारे विवाद होते हैं उसका कारण फटाफट प्रतिक्रिया दे देना होता है। वहां हम कैसे बातों को ध्यान से सुनकर देखकर अपनी बातों को जोड़ते हैं या रखते हैं, वो जो रेस्पॉन्स देने की बात है उसमें माइंडफुलनेस का एक बड़ा योगदान रहेगा। जी, तो यहाँ एक मुद्दा है, माइंडफुलनेस क्या है, ध्यान देना या ध्यान लगाना। ऐसा कर सकते हैं ना सर, जिन साथियों का मानना है ध्यान देना है वो 1 लिख सकते हैं, जिनका मानना है कि ध्यान लगाना वो 2 लिख दे,
क्या जिनका मानना है दोनों ही है वो 3 लिख दें। जी, तो जिन साथियों को लगता है कि ध्यान देना, माइंडफुलनेस मतलब ध्यान देना 1, ध्यान लगाना 2, और जिन्हें लगता है कि दोनों ही है वो 3 लिख सकते हैं। तो काफी सारों साथियों ने जवाब दिया है और 1 ही उनका जवाब है। जय कुमार पाठक जी से सुन लेते हैं कि वो क्या विचार रखते हैं और फिर हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। जी सर, ये ध्यान देने की क्रिया नहीं है। हम सभी चीजों पर ध्यान देते हैं, ध्यान लगाते नहीं। वो तो फिर दूसरी चीज हो जाएगी ध्यान लगाना। क्या हो ध्यान देने के लिए ही ये माइंडफुलनेस कहलाता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। तो पारुल शर्मा जी ने एक अलग जवाब दिया है, और क्लास में भी हम ध्यान रखें कि यदि किसी बच्चे के या किसी व्यक्ति के अलग विचार हों तो उन्हें भी मौका दें, क्या पता एक अलग पर्सपेक्टिव हमारा खुल जाए। दोनों लगती हैं कि जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने माइंडफुलनेस क्या है ये हमने समझने की कोशिश की, है ना। जॉन कवार्ड जी ने जो बात रखी थी उसके अनुसार से माइंडफुलनेस क्या है वो हमने जानने की कोशिश की। अब है कि उस आधार को ध्यान में रखते हुए माइंडफुलनेस के लिए जो हमने एक परिभाषा देखी उसे ध्यान में रखते हुए माइंडफुलनेस ध्यान देना है या ध्यान लगाना। सुशील कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात। सर, माइंडफुलनेस ध्यान देना होता है सर, क्योंकि हम है ना वर्तमान के प्रति सजग होना चाहते हैं कि उस बच्चे को वर्तमान में लेके आना चाहते हैं, यदि मैं हूँ या बच्चा है कोई भी हो। क्योंकि बच्चा जब घर से आता है सर तो वो पता नहीं क्या किस परिस्थिति में आता है, कैसे क्या क्या सोचते हुए आता है। तो हम क्लास में बच्चे को उस स्थिति में वर्तमान के प्रति लेके आए, इसी को माइंडफुलनेस, इसलिए ध्यान देना होता है, न कि ध्यान लगाना। बात सही है कि यहाँ पर जब ध्यान देने की हम बात कर रहे हैं तो जो जैसा हमारे परिवेश में उपलब्ध है, जो जैसा उपलब्ध है उसे उसी रूप में देखने का प्रयास है, यानी ध्यान देने का प्रयास है। शायद आपका ध्यान इन मुद्दों पर गया होगा। अच्छा तो लगता है कि हम आपसे सुनते, पर केवल एक ध्यान दिलाने के लिए जरा सा हम यहाँ इस बातों को रख देते हैं। पढ़ाई के दौरान कक्षा में ध्यान बनाए रखने में मदद, अध्यापक की बातों को ध्यान से सुनने में मदद, स्कूल तथा घर पर पढ़ाई करते वक्त पढ़ाई पर फोकस बनाए रखने में मदद, सोचने समझने की क्षमता और स्मरण शक्ति में सुधार, पढ़ाई के अलावा भी किसी और काम उस काम को ध्यान दिलाकर रखने में सहायता, हर वक्त सजग रहने की क्षमता का बढ़ना, बात करते वक्त, खाते वक्त या कोई कार्य करते वक्त यह ध्यान रखने में मदद मिलना कि कहीं हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे या गलत बात तो नहीं कह रहे। तो माइंडफुल होकर के जब भी हम जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को देखेंगे या विभिन्न पलों को जिएंगे तो वो एक क्वालिटेटिव लाइफ होगी, ऐसी उम्मीद है। बाकी इन बातों को प्रस्ताव रूप में ही आप लें, एक्सप्लोर करते रहें, ऑब्जर्व भी करते रहें खुद को और बच्चों को भी कि क्या ये फायदे उन तक पहुंच रहे हैं। तो और एक इसे रखने के पीछे एक और कारण ये भी रहा कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस अपने आप में यूनिवर्सल है, यानी किसी एक विशेष धर्म या किसी विशेष समुदाय को लेकर के ये नहीं है, जिस कारण से क्लास में भी इसका क्रियान्वयन हमारे लिए आसान होगा। और जो हमारी मेथोडोलॉजी रखी गई है वो एज अप्रोप्रिएट रखी गई है। तभी आप देखेंगे कि प्राइमरी क्लासेस में तो बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, आलाप। आपने किसी प्राइमरी क्लास में होते हुए देखा है या किया है क्या? जैसे हाथों के बीच बढ़ते गैप के साथ आ की आवाज ऊंची करनी होती है और घटते गैप के साथ आ की आवाज कम करनी होती है। तो इस तरह की एक्टिविटी वहां रखी गई है। यहाँ वहां आंख बंद कराना और सांसों पर ध्यान देने की बात शुरुआती दौर में नहीं है। तो ये भी कोशिश की गई है कि बच्चा कैसे एंगेज किया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और माइंडफुलनेस ऑफ थॉट्स कराएं क्या समय को देखते हुए? जी अविनाश जी, मेरा प्रस्ताव था, समय थोड़ा ज्यादा हो गया है कि हम चारे साथियों को एक 2 मिनट का ही है ये एक्टिविटी तो करा दें, फिर जो ब्रेकआउट रूम का था वो साथी अपने टीचर्स के ग्रुप बना के वहीं करवा लेंगे, तो वो हम यहाँ स्किप कर देंगे और फिर समापन की ओर जाएंगे। जी, तो ये एक्टिविटी तो करवा ही सकते हैं। जी, तो सभी साथी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर सीधी और शरीर को हल्का सा ढीला रखें। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए
अपनी आंखें बंद कर लें। यदि आपको आंखें बंद करने में असहज महसूस होता हो तो आप नीचे की ओर देख भी सकते हैं। अब आप अपने मन में आ रहे विचारों पर ध्यान दें। कई विचार आ और जा रहे होंगे। कुछ बातें बीते समय की होगी, कुछ आने वाले वक्त की। आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसे आने जाने दें। उसे रोकने की कोशिश या अच्छा बुरा आंकने की कोशिश ना करें। यदि आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि कोई अच्छा या बुरा है तो सजग हो जाएं। विभिन्न विचारों का आना एक सामान्य प्रक्रिया है, जैसे हमारे सांसों का आना जाना होता है। अपने विचारों को लेकर ऑब्जर्वेंट हों। अब आप अपनी बैठने की स्थिति पर अपना ध्यान लाएं। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हों और जब सहज महसूस करें अपनी आंखें खोलें। तो साथियों, कैसा महसूस कर रहे हैं? जल्दी से चैट में लिख दें। इसका जवाब हम आपसे बुलवा करके नहीं लेंगे, अगले प्रश्न का जवाब जरूर आपसे लेंगे बोल करके। तो जल्दी से लिखें कैसा महसूस कर रहे हैं। अब कोई साथी हमसे शेयर करें, क्या आपके मन में पूरे वक्त में एक ही विचार आ रहा था या अलग अलग विचार आ रहे थे? जी, कोई साथी जो शेयर करना चाहें, जिन्होंने अब तक अपनी कोई शेयरिंग नहीं रखी, यदि वो रखेंगे तो और अच्छा लगेगा कि एक ही विचार आ रहा था या अलग अलग विचार आ रहे थे। जी, किसी साथी ने हाथ उठाया हो तो उन्हें मौका दिया जाए। और चलिए, इन्हीं में से किसी एक साथी का जवाब बोल करके ले लेते हैं। जैसे कि कविता रानी जी ने लिखा है अलग अलग। तो कविता रानी जी, आपसे अनुरोध है कि बात सबके सामने रखें कि प्रायः किस तरह के विचार आ रहे थे। आपने ये तो बता दिया कि अलग अलग विचार आ रहे थे, हालांकि आप स्वतंत्र हैं अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई दबाव नहीं कि आपको विचार बताने ही हैं। विचारों की जो विविधता थी वो पास्ट को लेकर थी, प्रेजेंट को लेकर थी, फ्यूचर को लेकर थी, किस तरह के विचार थे? सर, प्रेजेंट को ही लेकर के थी, क्योंकि आज जो है लास्ट दिन है, 3 से 17 एक ट्रेनिंग थी ऑनलाइन,
और वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि वो मैं SHP जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम था उसमें भी मैंने ट्रेनिंग ली थी, इस वजह से वो मेरे माइंड से स्लिप हो गई और थोड़ी सी वो रह गई थी, तो ये था ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर वो करूंगी। ठीक है, तो ये विचार आपके मन में आ रहे थे। चलिए, और किसी कोई साथी एक शेयर करना चाहें तो चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। मनीषा गोयल जी, आपके मन में अलग विचार आ रहे थे, वो प्राय कौन से वक्त के थे? सर मोस्टली प्रेजेंट के ही थे, प्रेजेंट में जो भी दिमाग में चल रहा था उसी से रिलेटेड थे, और ट्रेनिंग जो स्कूल में ओरिएंटेशन कंडक्ट करना है उसको लेकर थे कि कैसे कैसे क्या करना है। थोड़ी क्लैरिटी काफी बन रही है ये वाला अटेंड करने के बाद कि कैसे क्या करना है, तो अच्छा महसूस हो रहा था। मैं मतलब अपने दिमाग में प्लानिंग कर रही थी कि मुझे क्या क्या करना है। जी, तो साथियों बढ़ते हैं आगे। अभी जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा उसमें कुछ बातें और गौर करने की है। एक तो ये साधना समझ करके कार्य ना हो क्लास में, बच्चे इसे यौगिक क्रियाओं से न जोड़ दें, ये ध्यान रखने की बात है। और इसीलिए जो हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, जब उसकी वैरायटी बच्चों तक पहुंचेगी तभी उन्हें लगेगा कि अच्छा ये माइंडफुल सीइंग जैसी भी कोई चीज है। यानी हमेशा आंख बंद करना ही नहीं होता है, आंख बंद करके सांसों पर ध्यान देना ही हमेशा नहीं होता है। क्या हो, सामने कुछ भी रखा हुआ है उसे गौर से देखने जैसी क्रिया भी माइंडफुलनेस ही है। तो इसी तरह के और भी कार्य जब होंगे तो उन तक बात पहुंचेगी। ये साधना जैसी चीज नहीं बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जो उन्हें फोकस्ड रहने में मदद करेगी। दूसरी बात है कि बच्चों के साथ प्यार, सौहार्द और विनम्रता के साथ पेश आए, मधुर भाषा में बात करें। ये बात यहाँ तो लिखने की नहीं लगती है, क्योंकि हम सब टीचर्स के लिए तो ये यूं ही एक बेसिक क्राइटेरिया है कि क्लासरूम में किस तरीके से हम पेश आए। फिर भी यहाँ ध्यान रखने की बात है कि हम किस तरीके से क्लास में हम कुछ भी करवाएंगे। और हाँ, ये बात बड़े गौर करने की है कि हम क्लास में जाते साथ ही हम माइंडफुलनेस की जो मेन एक्टिविटी है सीधे शुरू ना कर दें। पहले ये सुनिश्चित करें कि क्लास में वातावरण शांत हो जाए और बच्चा अपने आप में सहज हो जाए, और उसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस उस तरह के शुरू करें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षक भी साथ में अभ्यास करें तो अच्छा है। ध्यान के अभ्यास का मतलब विचारों या भावनाओं से दूर होना नहीं है, बल्कि उनके प्रति ऑब्जर्वेंट होना है। तो ये देखने की बात है कि विचारों को, जैसे अभी जो हमने अभ्यास किया, उसे विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, किसी विचार को त्यागने की कोशिश नहीं करनी है, केवल उसके प्रति सजग होने की बात है। कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं माइंडफुलनेस को लेकर। सर अगर माइंडफुलनेस में अगर ना टीचर ही अपनी आंखें ना बंद कर लेगा, फिर ना ध्यान लगाएगा, फिर ना बच्चों पे ना ध्यान कौन देगा? फिर उस वक्त तो ना काफी बच्चे ऐसे होंगे जो अपना कुछ अलग से कुछ ना एक्टिविटी ना कर रहे होंगे। तो इसके सर ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजन। जी बिल्कुल, इसके दो अप्रोच मुझे समझ में आते हैं, आप उन दोनों के अलावा भी सोच सकते हैं। एक अप्रोच तो मुझे ये दिखता है कि ठीक है, टीचर इस भरोसे से करे कि आज या कल बच्चे मुझे देखते हुए धीरे धीरे वातावरण बदलता हुआ देख करके खुद भी उसका हिस्सा बन जाएंगे। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि शुरुआती दिनों में आप हो सकता है कि थोड़ा सा उन्हें ऑब्जर्व करते हुए आप उस समय न कर रहे हो, पर जल्दी आप उस क्रिया का हिस्सा बन जाए 2-4 सत्रों में, तो वो ज्यादा एक सहज वातावरण बनाएगा। ऐसा मेरा प्रस्ताव है। जी जी सर, ओके थैंक यू। 3 प्रश्न है आपके सामने। रूम 1 के लिए व्हाई डू यू थिंक हैप्पीनेस क्लास इज नीडेड फॉर चिल्ड्रन। रूम 2 के लिए हाउ इज द हैप्पीनेस क्लास हेल्पफुल टू यू। रूम 3 के लिए हाउ डू यू सी माइंडफुलनेस हेल्पिंग चिल्ड्रन। तो स्कूल में जब आप सेशन ले रहे होंगे फिजिकली, तो यहाँ रूम 1, रूम 2, रूम 3 की जगह पर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 की बात होगी, और आप ग्रुप में डिस्कशन करने का 10 मिनट का वक्त दे करके उनसे शेयरिंग ले सकते हैं। जी, और उनसे फिर शेयरिंग लेने के बाद आप सेशन को क्लोज कर सकते हैं। तो जी सुमेर भाई। जी, साथियों से क्षमा चाहेंगे कि एक तो आज पहला दिन था, शुरू होने में कुछ टाइम निकल गया। कुछ हमने सोचा कि ये पर्सपेक्टिव ठीक से अपना समझ में आ जाता है तो बाकी की चीजें हम ठीक से ले जाएंगे, तो समय थोड़ा ज्यादा लग गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बाकी कोई साथी का प्रश्न हो तो वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं,
और बढ़िया सहयोग रहा सभी साथियों का, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। और हम कोई साथी कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अर्चना जी का हैंड रेज है। जी अर्चना जी। जी, मुझे ये जो रूम में करना है डिस्कशन, इसका मीनिंग ये है कि हमें टीचर्स की ग्रुप बना के उनको क्वेश्चन दे देना है जिसमें वो शेयरिंग करेंगे। जी, यहाँ ऑनलाइन करते हैं तो आपको पता ही होगा ब्रेकआउट रूम का एक फीचर होता है जूम में, तो हम अलग अलग 3 उसमें बट जाते, क्योंकि अब समय नहीं है तो वो नहीं करवा रहे, और वहाँ चर्चा करते, और उस चर्चा के जो निष्कर्ष है वो कोई एक साथी फिर वापस बड़े समूह में साझा करता। जो हम स्कूल में करवाएंगे, इसका मतलब हम उन्हें डिफरेंट ग्रुप में बैठा के वो प्रश्न दे देंगे जिसमें वो करेंगे, चर्चा करेंगे। एक साथी फिर निष्कर्षों को सामूहिक रूप से फिर हर ग्रुप का जो भी एक साथी है वो शेयर कर लेगा। जी, तो विदा ले आज।